Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है हमारे पास 6 नवंबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज हमारे पास सेलेक्टिव आर्टिकल्स आए हैं जो कि हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और हमारे नॉलेज के हिसाब से भी। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आ रही है कि ड्यूटी कट स्टॉक लिमिट हेल्प कर्टल्स एडिबल ऑयल प्राइस। अभी क्या हुआ कि आप जानते हैं जिस तरह से हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, अभी एडिबल जो ऑयल के प्राइसेस थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए जा रहे थे। आपने देखा होगा सोयाबीन ऑयल हो गया या आपका रिफाइनरी ऑयल हो गया, जो भी खाने में हमारे ऑयल को यूज़ किए जाते हैं उनके प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट्स आ रहे थे। बट अभी ये कहा गया था सरकार के द्वारा, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली थी तो दिवाली के टाइम पर इनकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे में अगर हमने प्राइसेस को बढ़ाया तो कहीं ना कहीं आम जनता पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। तो इसके चलते यहाँ पर एडिबल ऑयल के प्राइसेस को जो है वो कट डाउन किया गया, उनकी ड्यूटीज़ वगैरह को रिड्यूस किया गया। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या हुआ है कि जो रेट है एडिबल ऑयल के पर लीटर के हिसाब से और पर केजी के हिसाब से जो है 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक हमने प्राइस को ड्रॉप कर दिए। अब कहा जा रहा है कि फिर से हो सकता है कि हम इसको जो है दोबारा से हाइक कर दें, बट फिलहाल अभी ये बोला गया है कि अभी कुछ टाइम के लिए और जो एडिबल ऑयल के प्राइस हैं उनको हम अपने पास केंद्रित करके रखें, मतलब उनको बढ़ने नहीं देंगे। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनकी जो बढ़ोतरी होती है कीमतों में वो बढ़नी शुरू होती है और इससे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। ठीक है, अभी ये कहा जा रहा है कि 30 नवंबर तक जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टॉक में रहेंगी। अच्छा, एक और नई न्यूज़ आ रही है यहाँ पर कि जो हमारे यहाँ पर पीडीएस सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी राशन की दुकानों पे जो गेहूं वगैरह मिलते थे, गेहूं चावल अनाज वगैरह जो मिलते थे सब्सिडाइज रेट पर, वो अभी तक फ्री में मिल रहे थे। अभी कोविड के टाइम पर क्या हुआ था कि आपको डबल राशन मिलेगा और डबल राशन में जो राशन के पैसे हैं वो आपको नहीं देने पड़ेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन वो स्कीम 30 नवंबर तक थी, बीच में एक्सटेंड की गई थी लेकिन वो 30 नवंबर तक रखी थी। अभी सरकार ने साफ साफ बोल दिया कि अभी हम इसको आगे की बढ़ाने की उम्मीद में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी सिचुएशन नॉर्मल चल रही है। तो अब जो राशन मिलेगा वही 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो के हिसाब से अब आपको मिलेगा। बट जो फ्री राशन मिलता था अब वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। वो स्कीम सिर्फ 30 नवंबर तक के लिए एप्लीकेबल थी, उसके बाद के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो मुझे लगता है अभी जैसे गवर्नमेंट ने इतनी सब्सिडाइज रेट पर चीज़ों को दिया है, लेकिन इस स्कीम को भी थोड़ा सा और आगे पुशअप करना चाहिए। बिकॉज अभी अगर हम ट्रेंड देखें कोविड 19 के बाद से अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जैसे पहली थी उतनी ही अभी भी है। माइनर सा डिफरेंस देखा गया है कि माइनर सा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, बट बहुत मेजरली एम्प्लॉयमेंट अभी तक बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है गवर्नमेंट को अपने पास इस स्कीम को और थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए था, जिससे लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिल जाए। इसका राइट हैंड साइड एक न्यूज़ आ रही है, इन अ पुल बाउंड उत्तराखंड पीएम हेल्स इंडियाज ऋषि ट्रेडिशन। अभी क्या बोला गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने क्या किया हुआ है कि केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है और ये आदि शंकरा की जो है स्टैचू है। अभी क्या हुआ था कि उत्तराखंड में सन 2013 के अंदर बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आई थी, आपको भी पता होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर डेथ हुई थी इस नेचुरल कैलेमिटी के अंदर। तो उसके बाद क्या हुआ था, बहुत सारे जो हमारे तीर्थ स्थल हैं वो डैमेज हो गए थे, उनको दोबारा से यहाँ पर रेनोवेट वगैरह किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मूर्ति है ये बहुत प्राचीन काल से बनाई गई मूर्ति है और इस मूर्ति की एक खासियत है कि यहाँ पे जो भी आप विशेष मांगते हो वो आपकी विशेष यहाँ पर पूरी हो जाती है। तो क्या होता है जब अभी बाढ़ वगैरह त्रासदी वगैरह आई थी तो इस मूर्ति को बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए थे, जिसको लेकर मोदी गवर्नमेंट ने इसको रिनोवेट करके दोबारा से इसको रिहैबिलिश करके सामने खड़ा किया। और आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने यहाँ पर दोबारा से इसका उद्घाटन करते हुए बोला है कि अभी दोबारा से जो है हमने रीबिल्ड कर दी, जिससे लोगों को अब जो असुविधा हो रही थी उस असुविधा को यहाँ पर दूर किया जा सके। दोस्तों आपको मैं एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है बट आपको पता होना चाहिए, इस टाइप की जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, नो डाउट मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, सभी को काउंट कर रहा हूँ। जितने भी हमारे रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, अगर आप इनमें कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो ये कभी भी रेवेन्यू नेचर का नहीं होता, ये हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में उतना आपके यहाँ का मूवमेंटम बढ़ेगा, बोले तो जो आपका व्यापार है वो बढ़ेगा। आप कहोगे सर इस मूर्ति को बना लेने से व्यापार क्या बढ़ेगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि टूरिज़्म प्रमोट होगा और जितना ज़्यादा टूरिज़्म होगा उतने ज़्यादा टूरिस्ट लोग यहाँ पर आएंगे और वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। नए नए होटल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे और आपके स्टे करने के लिए और भी छोटे छोटे जैसे गृह होते हैं वो ओपन होंगे, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट रोजगार मिलेगा। क्योंकि पहाड़ों पे ना मल्टीनेशनल कंपनीज कभी भी नहीं आती, या उसमें जितनी भी पहाड़ी एक्टिविटी होती है आप यहाँ पर एक भी कंपनी नहीं देखोगे। वहाँ बैंक्स भी बहुत मुश्किल से आपको मिलती हैं, तो वहाँ के लोगों के रोजगार के लिए साधन ही टूरिज़्म होता है। तो अगर वहाँ पे चीज़ों को रिनोवेट किया जाता है या और अच्छे से बनाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ का टूरिज़्म बढ़ेगा और वहाँ के लोगों को एक अच्छा रोजगार मिल जाएगा। तो आप चीज़ों को ना इस एंगल से देखा करो कि इससे इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
पड़े, बिकॉज हम ये कोई न्यूज़ नहीं सुन रहे, हम यार स्टूडेंट हैं यूपीएससी के, और हमें ये चीज़ों को समझना चाहिए कि जो भी एंगल है हम उस एंगल को खुद खोजने की कोशिश करें। अब देखो इस आर्टिकल में आप पढ़ोगे, इस आर्टिकल में सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है, पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया दोबारा से रिहेब्लिश करके इस पूरी मूर्ति को, लेकिन हमें समझना है कि इस मूर्ति से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इकॉनमी पे। इकॉनमी का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ पे लोगों को व्यापार ज़्यादा मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फाइज़र को लेकर एक बात आ रही है। फाइज़र सेज कोविड-19 पिल्स कट डेथ रिस्क बाय 90%। अभी क्या हुआ, फाइज़र ने अभी एक कैप्सूल बनाया, आप कह सकते हो एक गोली ऐसे होती है ना पिल्स, उस टाइप की गोली बनाई और कहा है अगर इस गोली को कंज्यूम करते हो तो अराउंड आपकी डेथ की प्रोबेबिलिटी जो है वो 90% से कम हो जाती है। मतलब जो आपको लगता है कि डेथ के चांसेस हो जाते हैं कोविड-19 में, वो चांसेस 90% से यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जो अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है, क्या इस वैक्सीनेशन के बाद भी ये लगवा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये कैप्सूल आप तब भी खा सकते हो, तो इससे क्या होगा ना, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, डेथ की जो चांसेस सर्टेनिटी होती है वो भी यहाँ पर कम हो जाती है। और वर्ल्ड में अभी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम एक ऐसी पहली कंट्री बन गई जिसने थर्सडे को इसको ऑथोराइज कर दिया कि वहाँ के सिटीजन को ये कैप्सूल दिया जाएगा और वो उसको खाएंगे, जिससे उनकी जो रिस्क प्रोबेबिलिटी है डेथ की वो 90% से यहाँ पर कम देखने के लिए मिलेगी। और ये सब फाइजर ने अभी तक किया है। अब हो सकता है आने वाले समय के अंदर और भी कई सारी गल्फ कंट्रीज ये सारे काम करें, जिसके बाद इंडिया भी इस टाइप को अभी उठाए, क्योंकि इंडिया भी थोड़ा सा डरा और सहमा हुआ है कि इस टाइप की एक्टिविटीज़ करने से कहीं ऐसा ना हो कि डेथ रेट और ज़्यादा बढ़ जाए तो गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी देखते हैं ट्रायल कितना सक्सेसफुल रहता है और कितना नहीं, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर एक बात चल रही है, जैसे आप जानते हैं हमारे क्वाड ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए हैं। इन क्वाड ग्रुप में क्या हुआ कि अभी बात ये चल रही है कि किस तरह से हम चीज़ों को इंडेमनीफाई करें। अच्छा, इंडेमनीफाई का मतलब ये होता है जैसे मान के चलो हम कोविड-19 का कोई टीका बना रहे हैं और उस टीके से अगर मान लो किसी की डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी के ऊपर ब्लेम लगना शुरू हो जाएगा कि आपकी वैक्सीनेशन के बावजूद भी डेथ हो रही है या उसकी वजह से डेथ केस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे में क्या इंडेमनीफाई होना चाहिए, क्षतिपूर्ति की जो लॉस हुआ है क्या उसको आप पे आउट करोगे। इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है जिसको लेकर अभी भी कोई खास क्लैरिफिकेशंस नहीं आई हैं। हो सकता है आने वाले समय के अंदर। अब मैं आपको बताऊँ ये चीज़ें क्या है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने वैक्सीनेशन लगवाई और वैक्सीनेशन के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है, या कह दो कि वैक्सीनेशन के बाद ही तुरंत बाद डेथ हो जाती है, यानी उसकी बॉडी में रेट किया जाता है। तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसमें उस वैक्सीनेशन कंपनी के ऊपर ये लाइबिलिटी दी जाए कि अगर आपकी वैक्सीनेशन से डेथ होती है तो आपको उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, उसके घर वालों को पैसा देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। इस टाइप की बातें अभी उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई कि हाँ इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी जो है जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर या जो भी कंपनी हमारे पास है वो कुछ करेंगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, दिल्ली को लेकर एक बात बोली गई। अच्छा, दिल्ली में आप जानते हैं कोई नई चीज़ नहीं है, हर बार दिवाली के 2-3 दिन तक ये न्यूज़ चलती ही रहती है कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। दोस्तों मैं भी आपको बताऊं, अभी पिछले 3-4 दिन से मेरी खुद की भी तबीयत जो है थोड़ी सी डाउन चल रही थी, ठीक है। वीडियोज़ बनाने में भी मुझे मुश्किल होती है। रीज़न यहाँ का पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि नॉर्मल इंसान अगर उस चीज़ को इनहेल करेगा तो आप मान के चलो कि आप सिगरेट नहीं भी पीते हो, तो जिस हिसाब का यहाँ का पॉल्यूशन लेवल हो गया था, आप एक दिन में जितनी सांसें ले रहे हो उसके 20 सिगरेट के बराबर आपने जो धुआं है वो आपने इनहेल कर लिया बिना सिगरेट पिए। ये हाल है इस टाइम दिल्ली का। और ये दिल्ली के बाद में दीपावली के बाद में ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ आर्टिकल ये कह रहा है कि पिछले 5 सालों के अंदर दिवाली के बाद इतनी एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब नहीं हुआ जितना 2021 के अंदर हुआ। चलो पहले मैं आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ आपको बताता हूँ कि आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या क्या होता है। आप देख सकते हैं अगर AQI हमारा जो है वो 0 से 50 में है तो ये गुड माना जाता है। 51 से 100 के बीच में अगर हमारा AQI है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो मॉडरेट होता है। 101 से 150 पर अनहेल्दी माना जाता है। 151 से 200 पर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। 201 से 300 पर वेरी अनहेल्दी हो जाता है और 301 से 500 पर हजार्डियस हो जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इस टाइम 450 चल रहा है दिल्ली के अंदर, यानी ये हजार्डियस पे पहुंच चुका है। यानी सीवियर प्रॉब्लम हो चुकी है कि अगर कोई इंसान हट्टा कट्टा भी है तो भी उसे दिक्कत होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस हैं, जो कि पिछले 5 सालों के अंदर ऐसा कभी भी नहीं देखा गया है। तो बहुत ज़्यादा जो दिल्ली NCR है वो इन चीज़ों से लेकर बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, क्योंकि यहाँ फायर क्रैकर्स दबा के चलाए गए। सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन करने के लिए यहाँ पर देखा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि AQI तो ख़राब होना ही होना है। इसका यहाँ पर राइट हैंड साइड आ रही है, स्टबल बर्निंग इम्पैक्ट लंग्स हेल्थ से स्टडीज़। अभी बहुत सारी स्टडीज़ हुई जिनके अंदर ये पता लगा है कि जो स्टबल बर्निंग होती है जिसकी वजह से जो आसपास के इलाके हैं उनमें एक चैम्बर बन जाता है गैस का, जिसकी वजह से लंग्स की जो डिसीज़ है, जो लंग्स की प्रॉब्लम्स है वो बढ़नी शुरू होती है। फेफड़े अंदर ही अंदर गलने लग जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़राब हो जाता है। और ये बेसिकली होते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के चलते हैं। दोस्तों आप एक काम करना, अपने घर के अंदर ना रात के टाइम अपने गद्दे पे
पे हाथ मारना, ठीक है, नॉर्मल हाथ मारना, बहुत तेज़ी से मत मारना। इसका टॉर्च जलाना, टॉर्च में आप देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हुए नजर आएंगे, आपको वैसे नज़र नहीं आएगा बट उस टाइम आपको नज़र आएगा। तो वो पार्टिकल्स के आप सांस ले रहे हो तो वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक टाइम ऐसा है कि लंग्स के अंदर के जो छेद हैं वो ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे उस पॉल्यूटेंट की वजह से। तो इससे कई सारी बीमारियां, अस्थमा, दमा, खांसी आना, प्रॉपर सांस ना आना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स पाई जाती है PM 2.5 के अंदर। ज़्यादातर जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जहाँ पर हो रही है वहाँ भी धूल उड़ती रहती है, तो पर्टिकुलर मैटर 2.5 वहाँ भी देखे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको लेकर पूरी स्टडी की गई और ये कहा गया कि अराउंड 3500 लोगों की अभी तक इस चीज़ से डेथ हो चुकी है, जो कि एक बहुत सोचने और समझने वाली बात है। जब हमने स्टबल बर्निंग पर पूरी रोक लगाई हुई है, बावजूद इसके हमारे यहाँ पर जो डेथ के केसेस हैं वो बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर ये पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं। इसके बाद पेज नंबर 1 से तो इतना ही है। इसके बाद पेज नंबर 2 में भी कोई खास ऐसी न्यूज़ नहीं है जो मुझे आपको अभी बतानी चाहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। इसके बाद और आगे चलते हैं, और यहाँ भी अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, इस वाली न्यूज़ में भी कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बताने लायक हो, जो मैं ये कहूँ कि हाँ आपके एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिलहाल यहाँ भी ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा कि आपको बताने लायक है। अब एडिटोरियल सेक्शन पे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के एडिटोरियल। सबसे पहले यहाँ पर एक बात करते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोहिबिशन। अभी ये बात क्या बोलेगी, जैसे आपको एक बात बताता हूँ, अभी बिहार के अंदर क्या हुआ कि अल्कोहल पर बैन लगा दिया गया कि अल्कोहल की जो सेल वगैरह है वो आप ऐसे नहीं कर सकते हो। इससे देखने के लिए क्या मिला है कि लोगों ने अपनी खुद की अल्कोहल बनानी शुरू कर दी जंगलों के अंदर, और उस अल्कोहल की जो भी कंजम्पशन कर रहा है वहाँ पर डेथ के रेट बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल गए। अब एक एग्जांपल लो, मान लो मैं बिहार में रह रहा हूँ और वहाँ पे दारू बैन कर दी गई, बट मुझे तो दारू की लत लगी, मैं तो पीऊँगा। तो ऐसे में क्या होगा, दारू की ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो जाएगी। कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर होंगे जो घर में अपनी छोटी यूनिट खोलकर वो दारू बनानी शुरू कर देंगे, और वो दारू जो होती है वो साइंटिफिक तरीके से ना करके ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है, जिसको एक लिमिट से ज़्यादा इनहेल करने के बाद या उसको कंज्यूम करने के बाद आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपकी लंग्स में, आपके हार्ट में, लीवर में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और सडनली आपकी डेथ भी हो जाती है। बिहार के अंदर ऐसे कई सारे केसेस देखे गए हैं। 2021 के अंदर अराउंड 25 लोगों की डेथ ऐसी चली गई है, जिनके अंदर उन्होंने ये चीज़ें देखी कि जो घर में बनाई हुई शराब है उससे लोगों की डेथ होनी शुरू हो गई है। तो एक तरफ सरकारें जो चीज़ों को है प्रिवेंट करना चाह रही हैं, लेकिन लोगों की लत इतनी ज़्यादा लग चुकी है कि वो अलग ही लेवल की शराब बनानी शुरू कर चुके हैं, और जिसके चलते डेथ के केसेस वहाँ देखने के लिए ज़्यादा मिल रहे हैं। अब ये चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए कि वो अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए दारू को इतने सालों से बेचे, तो ऑब्वियस सी बात है लत तो लगनी ही है। अब इतनी आसानी से आप तो आप नहीं छुड़वा दोगे, और अगर आपने दारू बंद भी किया है तो आप पहले उसके लिए प्रोजेक्ट बनाते ना कि दारू को किस तरह से नशा मुक्ति केंद्र वगैरह बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग वहाँ पर अपने आप को एडमिट करा के नशा मुक्त हो पाएँ। उसके बाद दारू बंद करनी चाहिए थी, या धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए। सडनली करोगे तो ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इसको बोलते हैं कि बिना किसी प्लानिंग के आप सीधा एग्जीक्यूशन कर देते हो, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता ही मिलता है। इसीलिए दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ के अंदर कभी भी डायरेक्टली एग्जीक्यूशन पर मत आना। पहले आप प्रॉपर प्लानिंग करो कि अगर इसके पॉजिटिव होंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नेगेटिव को टैकल करने के लिए आपके पास क्या प्लान है, वो अपने चीज़ें पहले से सिक्योर करके रखना, जिससे आगे चल के आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ पर बात चलिए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को लेकर। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। यानी इंटरनेशनल ट्रेड अगर कोई होता है तो उस पर पूरी निगरानी किसकी होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले हमारे यहाँ पर एक एग्रीमेंट था जो लोगों ने अपने पास कर रखा, लोगों मतलब कंट्रियों ने अपने पास कर रखा था, जिस एग्रीमेंट का नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, गैट के अंदर क्या था ना, कई सारी दिक्कतें थी, क्योंकि गैट सिर्फ एक एग्रीमेंट था और इसके जो मेंबर होते थे वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कहलाते थे। और गैट के अंदर जो मीटिंग्स होती थी हर साल, उन मीटिंग्स को वहाँ पर क्या बोला जाता था जानते हो, राउंड बोला जाता था। जैसे फर्स्ट राउंड की मीटिंग हुई, फिर अगले साल सेकंड राउंड हुई, फिर तीसरे साल थर्ड राउंड हुई, तो आठवां राउंड था जिसको उर्गुरे राउंड बोलते हैं। वहाँ पर WTO को बनाया गया। ये कहा गया कि गैट बहुत छोटा है, अब हमें एक बड़ी संस्था बनानी चाहिए, जिसको नाम क्या दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये बातें कहाँ पर हुई थी, जो गैट का 8वीं मीटिंग हुई थी, 8वां राउंड हुआ था जो उर्गुरे में हुआ था, वहाँ पर हमने WTO की स्थापना रखी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। अब जब WTO को बनाया गया तो यहाँ पर जो मीटिंग होती है उनको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, MC बोलते हैं। अभी तक 11 मीटिंग हो चुके हैं, 12वीं मीटिंग इसी साल होने के लिए है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो G20 ग्रुप ऑफ 20 नेशंस है और जो इनकी मेंबर नेशंस हैं, वो इस मीटिंग के अंदर आएंगे और डिसाइड करें कि किस तरह से व्यापार को बढ़ाया जाए, किस तरह से क्या काम किया जाए। जैसा मानते हैं ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, कस्टम यूनियन होता है, कॉमन मार्केट होता है, कॉमन यूनियन होता है, इकोनॉमिक यूनियन होता है, पॉलिटिकल यूनियन होता है। इन सब की निगरानी कौन करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है आने वाले समय के अंदर
अमेरिका और इंडिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, जिसके तहत इंडिया और अमेरिका आपस में फ्रीली व्यापार करेंगे बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी को पे किए हुए। ये सारी की सारी बातों का डिस्कशन होगा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। आपके लिए याद करने वाली बात यह है कि डब्ल्यूटीओ को कौन से राउंड में बनाया गया था, 8वें राउंड में, जो कि उर्गुरे राउंड था। और अभी तक टोटल कितनी मीटिंग हो चुकी है, 11 मीटिंग हो चुकी है, 12वीं मीटिंग अभी होने वाली है। अब जब ये होगी मीटिंग तो मैं आपको इसका कंक्लूजन बताऊंगा, इस मीटिंग में क्या क्या चीज़ों पर डिस्कशन किया गया, बट आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बात क्या हो रही है, द राइट टाइम फॉर इंडिया टू हैव इट्स ऑन क्लाइमेट लॉज। जैसे आप जानते हैं क्लाइमेट आज की डेट में हमारे लिए बहुत ही एक चिंता का विषय बन चुका है। आप दिवाली में देखते हैं कि इस तरह से पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, लेकिन बाकी सालों में भी, बाकी दिनों के अंदर भी पॉल्यूशन लेवल उतना ही रहता है, बट हमें वो पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? बिकॉज हमें लगता है फायर क्रैकर्स तो कहीं चल नहीं रहे, लेकिन फायर क्रैकर के अलावा जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनसे पॉल्यूशन निकल रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। तो अभी COP26 की मीटिंग तो देखो अभी चल रही है, जो कि 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक चलती ही रहेगी, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे प्लान्स अभी किए जाएंगे, फिर ये मीटिंग का फाइनल कंक्लूजन आएगा। नाउ द पॉइंट इज कि अभी हमारे जो राइटर हैं यहाँ पर नेहा सिन्हा करके, इन्होंने अपनी बात को रखा हुआ है कि अब क्लाइमेट को लेकर हर कंट्री को अपने लॉज बनाने चाहिए। अभी फिलहाल इनका मुद्दा हर कंट्री का नहीं, फिलहाल मुद्दा इनका इंडिया का है कि अब इंडिया को क्लाइमेट एक्शन को टैकल करने के लिए एक पर्टिकुलरली लॉ बना देना चाहिए, जिस लॉ के अंदर ये लिखा हो कि भारत किस तरह से आने वाले समय के अंदर अपने कार्बन एमिशन को धीरे धीरे कम करेगा, पोल्यूटेंट्स को कम करेगा। मुझे लगता है ऐसा कर देना चाहिए। जैसे देखो, मैं भी चीज़ों को समझता हूँ, चीज़ों को जानता हूँ, मैं अपनी राय बता रहा हूँ आपको, आप मुझे बताना कि आपको लगता है जो मैंने बोला वो सही है नहीं है, आप अपना ओपिनियन भी देना। मुझे लगता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दो चार चीज़ अगर हम कर लें अभी से, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का जो कार्बन एमिशन वगैरह हो रहा है वो, या पॉल्यूशन लेवल धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। नंबर वन, आप एक इंसान के नाम पर एक ही गाड़ी रजिस्टर्ड करो, 2-3 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड ही मत करो। लेट सपोज मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैंने अपना पैन कार्ड नंबर दिया, अब 2 साल बाद मैं चाह रहा हूँ एक नई गाड़ी खरीदना, तो ऐसे केस में मुझे दूसरी गाड़ी दी ही ना जाए जब तक मैं पहली गाड़ी को बेच ना दूँ। मतलब एक इंसान को सिर्फ एक ही गाड़ी अलॉट की जाएगी। इससे क्या होगा कि एक इंसान जो 4-4 5-5 गाड़ियाँ खरीद लेता है, फिर उसके घर के अलग अलग मेंबर चलाते हैं, 4 सीटिंग होती है, 5 सीटिंग होती है, जागता है एक बंदा है, 2 बंदा है, तो ऐसी चीज़ें ना हो। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को इतना इजी बना दो, इतना कन्वीनियंट बना दो कि अगर मेरे पास अपनी कार भी खड़ी है तो मैं अपनी कार में ना जाके मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे जाऊँ। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आपका किराया कितना होगा, 10 15 20 25 रुपये होगा, लेकिन अगर मैं अपनी व्हीकल लेकर जाऊँ तो 500 600 रुपये का तो पेट्रोल या डीजल ही खत्म हो जाएगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल को इतना कन्वीनियंट और इतना अच्छा बना दो कि एक अमीर व्यक्ति भी सोचे कि मैं क्यों अपनी कार ले रहा हूँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल से चले जाता हूँ, वो मेरे लिए सस्ता पड़ेगा, इको फ्रेंडली होगा। ये दो चीज़ अगर कर दी जाए तो कहीं ना कहीं लोग अपनी कार जो व्हीकल लेकर जाते हैं ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। नंबर 3, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाओ कि आपको अपने घर के आसपास एक आधे पेड़ तो लगाने ही पड़ेंगे, और ऐसा एक्ट में कर दो कि अगर आपको एक से ज़्यादा मीटर लेने हैं तो आपको अपने घर पे एक पौधा बिल्कुल लगाना ही पड़ेगा, जो कि हर महीने या हर साल आपके यहाँ पर चेक करवाया जाएगा। अगर घर छोटा है बात अलग है, लेकिन ये कुछ जगहों पर अगर हम करके देखें तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये पहुंचेगा कि जितने ज़्यादा प्लांट्स उगेंगे उतना जितना हम कार्बन एमिशन करें वो प्लांट उस चीज़ को सक कर लेती हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए। चौथा, जंगलों को जो काट के घर बनाए जा रहे हैं इनको तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जंगल ही अगर नहीं बचेंगे भारत में तो इससे जो हमारा पोल्यूटेंट है उसको एब्जॉर्व करने वाली जो चीज़ नेचर होती है वही नहीं रहेगी, तो बेकार होगी। तो जंगलों का जो कटाव है, जंगलों के अंदर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चली है उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए, और जंगल को प्रिजर्व करके हमें अपने पास रखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट को टैकल कर सकते हैं। यही बात इन्होंने राइटर ने, वैसे राइटर ने ये बात नहीं बोली, ये तो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। आप मुझे बताओ कि आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया, और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, आप इसमें और क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हो, क्योंकि पता है जितनी चीज़ें आप शेयर करते हो उतनी आपकी नॉलेज एक्सपेंड होगी। तो ये चीज़ अपने अंदर रखो कि इस स्टडी को कैसे हम टैकल यहाँ पर करें, ठीक है। चलिए, इसका ये सारे आर्टिकल्स हो गए फिलहाल। इसके बाद और हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बिहार का केस चल रहा है फिलहाल, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, आसाम को लेकर एक बात बोलिएगी, आसाम टी ट्राइब्स गेट मेडिकल कोटा। यहाँ पर बात क्या चल रही है, जैसे आसाम के अंदर जो टी है, जो चाय के बागान है वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब वहाँ पर ये बोला रहा है कि आसाम के अंदर जो टी के जो स्टॉल्स हैं, जो टी का प्रोडक्शन हो रहा है, टी लीव्स का, वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। ऐसे में कुछ मेडिकल कॉलेज हैं जिन्होंने वहाँ पर क्या किया हुआ है, कुछ अपने पास उन्होंने रिसर्च की, जिसमें ये पाया कि कुछ मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं जो कि आसाम के अंदर ओपन होने चाहिए, जिससे जो टी के जो बाग बगीचे हैं उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी के साइंटिफिक वहाँ पे क्रॉपिंग की जा सके साइंटिफिक तरीके से, जिससे कि आसाम के अंदर जो टी के स्टॉल्स हैं, जो टी के बाग हैं, उनको और बड़े लेवल पे मैसिव स्केल पर यहाँ पर किया जाए। ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो आपसे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसके बाद यहाँ पर ये तो मैंने आपको बता ही दिया फाइज़र के बारे में कि 90% पिल्स वगैरह 90% डेथ के केसेस को ये कम कर देगी, ठीक है। इसके बाद
यहाँ पे और तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। फ्यूल के प्राइसेस के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया यहाँ पर। अब मुझे लगता है बिजनेस सेक्शन की ओर आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखो, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जिसके अंदर 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई जाएंगी, जिसमें एक होगा पीएमओ ऑफिस, एक होगा प्रेसिडेंट ऑफिस और एक आपका होगा पार्लियामेंट, जो कि ट्रायंगल की शेप में है। इसको लेकर बात बोलिए कि यहाँ पर एल के द्वारा कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया गया इसी महीने, और देखते आने वाले समय के अंदर यहाँ पे और कितनी जल्दी जल्दी ये चीज़ें होंगी। दोस्तों एक काम करूँगा, अभी ना मेरे कुछ प्लान्स हैं, उनको जब मैं कर लूँगा उसके बाद ना मैं खुद यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जहाँ बन रहा है, क्योंकि मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं यहाँ पर जाके वीडियोस बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर जो काम चल रहा है वो कैसे चल रहा है। आपको भी पता चलेगा कि हमारे देश की जो जिसे मंदिर बोला जाता है पार्लियामेंट, वो किस तरह से वहाँ पर बन रहा है, क्या है। मेरे घर से तुरंत पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ प्रोजेक्ट। और मैं तो अभी कुछ टाइम पहले होकर भी आया था, मैंने देखा कि हाँ किस तरह का वहाँ पर काम चल रहा है। बहुत बड़े एरिया में उन्होंने फेंसिंग वगैरह कर रखी है, अंदर घुसने तो नहीं दिया था, बट ये है कि हाँ कोशिश पूरी करेंगे एक बार घुस के जो है छोटा सा शूट करके मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊँ, क्योंकि जब हम चीज़ों को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं ना, हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो मैं आपके लिए डेफिनेटली ये करूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप चलते हैं अपने बिजनेस सेक्शन की ओर। बिजनेस सेक्शन ये रहा। अब यहाँ पर बात क्या चली है कि जैसे अभी आजकल क्या है ना, फिस्कल गैप, आपने देखा होगा, अभी हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर फिस्कल डेफिसिट की बातें हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको कम करने के लिए इंडिया को अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे यहाँ पर जो रेवेन्यू सेक्शन है वो हमारा बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है। और आपको पता ही है, अभी रिसेंटली हमारे जीएसटी के अंदर हर साल हर महीने जो रिटर्न्स वगैरह होती हैं, जो टैक्स की कलेक्शन होती है, वो हमेशा 1 लाख करोड़ के ऊपर जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। गवर्नमेंट जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना वो हमारे इकोनॉमी पर अच्छे से यहाँ पर खर्च कर सकती हैं, ठीक है। और बस फिलहाल तो अभी यही है, बाकी जो सेक्शंस है वो इतने ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने अभी इसको कवर नहीं किया, ठीक है। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल में इतना रखे। न्यूज़ आर्टिकल डेली के डेली आएंगे। अभी पिछले 3-4 दिन से वीडियोज़ नहीं आ रही थी, रीज़न थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, थोड़े फंक्शंस वगैरह चल रहे थे, जिसके चलते टाइम का मैनेजमेंट कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। बिकॉज हमें रमेश सिंह की भी सीरीज़ चलानी होती है, तो उसके लिए भी वीडियोज़ ना बनाओ तो वहाँ दिक्कत हो, तो मैंने उसको प्रायोरिटी देते हुए यहाँ को थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दिया। तो आई एम रियली सॉरी, बट आगे से ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।